नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिव मोहन। आप सबका हार्दिक स्वागत। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट शेखर कौशिक सर। वेलकम टू द चैनल सर। सर इज अ साइकोथेरेपिस्ट, अ ड्रीमिंग एक्सपर्ट, अ कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड अ लॉट मोर। ही इज एन इंस्पिरेशन फॉर मी। मैं उनसे काफी कुछ इंस्पायर होता हूँ एंड सीखता हूँ। सो इट इज अ प्लेजर फॉर मी टू होस्ट यू सर। एंड सर, आज हम बात करने वाले हैं ड्रीमिंग के ऊपर, उसके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, उसके मिथ से रिलेटेड, एंड हम ड्रीम क्यों करते हैं जनरली। सो लेट्स सर डाइव इनटू द टॉपिक सीधा ही। थैंक यू शिवम। थैंक्स फॉर बीइंग विद मी। ये मेरा प्लेजर है, सच में सौभाग्य है कि आपको जैसे लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। एंड सीरियसली आई सैल्यूट यू एफर्ट्स कि इतने अपॉइंटमेंट कैंसिल होने के बाद में भी आपने ये नहीं छोड़ा, पीछा नहीं छोड़ा, और आज हम लोग दोनों मिलके बातें कर रहे हैं। तो आप बताइए मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए, क्या जानना चाहेंगे। सो सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। पहले तो myself Shekhar Kaushik. I have been a corporate trainer since last 12 years and I'm a psychotherapist, practicing counselor. बाकी शिवम पे छोड़ देते हैं। शिवम, ओवर टू यू। सर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर ड्रीम्स हमें आती क्यों है, मतलब ड्रीम्स होती क्या है और आती क्यों है ड्रीम्स। शिवम देखो, पहले ड्रीमिंग के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में इसके पीछे ना लॉजिक्स क्या हैं, या ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है या नहीं होता। क्योंकि मैक्सिमम लोग है ना ड्रीमिंग को बहुत हाइपोथेटिकल वे में देखते हैं। उनको लगता है पता नहीं कुछ ऐसा अजीब सा जादू होता है। कई जगह मुझे सुनने में आता है कि हमारी आत्मा शरीर छोड़ के निकल जाती है, स्थूल शरीर जो सूक्ष्म शरीर छोड़ के निकल जाता है वो एस्ट्रल ट्रैवल करती है। उस वजह से वो जहां जहां एक्सपीरियंस करती है वो ड्रीम्स हमें आते हैं। सो ये जो एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है, या इससे इसको माइथोलॉजी से जोड़ के देखा जाता है, या इसके अलावा बहुत से ऐसे मिथ हैं जो ड्रीमिंग्स के बारे में लोगों के दिलो दिमाग पे, जहन में बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। साइकोलॉजी कहती है देयर 3 स्टेट्स ऑफ माइंड, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। तो मैक्सिमम हम लोग सबकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड से ड्राइव करते हैं। अपनी मैक्सिमम लाइफ हम लोग सबकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड से ड्राइव करते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, जो भी आप काम कर रहे होते हैं वहां पे कॉन्शियस नहीं होते हम लोग। एज एन कि हम ब्रश कर रहे हैं वहां पे है नहीं, ड्राइविंग कर रहे हैं घर से निकल गए हैं तो वहां पे नहीं है, शादी ब्याह के फंक्शन में रहते हैं, फंक्शन में जाना है वापस जाके आ जाते हैं। इवन घर में भी कोई इवेंट है या शादी, हमें पता तक नहीं लगता कि वो पूरा का पूरा टाइम कहाँ स्पेंड हो गया हमारा। हम सबकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड से ड्राइव करते हैं मैक्सिमम टाइम। इवन ड्राइविंग जैसा सेंसिटिव पार्ट, हम सबको कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में रहना चाहिए, लेकिन फिर भी हम कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं रह पाते, मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड हमारा नहीं रह पाता। सो हम मैक्सिमम सबकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में ड्राइव करते हैं साउंड स्लीप को छोड़ के। अब कॉन्शियस हुआ कि जब हम जागृत हैं, अनकॉन्शियस हुआ जब हम पूरी तरह से बेहोश हैं, डिसऑर्डर पर्सनैलिटी में चले गए हैं, या हेलुसिनेट कर रहे हैं, इसके अलावा फिट्स आ रहे हैं, इसके अलावा जब हम सो गए हैं। लेकिन इन दोनों स्टेट को जो कंट्रोल करता है ना बैकएंड से, वो सबकॉन्शियस है। यानी कि सोने के बाद जो सपने हमें आते हैं वो सब कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड से आते हैं। इसका मतलब कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड का कोई रोल सपने में होता नहीं है। जो भी हम देख रहे होते हैं सपने के अंदर, तो सबसे पहला मिथ हमारा ये मिटना जरूरी है कि जो भी हमारी सबकॉन्शियस के अंदर होता है फैंटेसी के रूप में, उससे हम एक्चुअल में अपने ड्रीम्स को ड्राइव करते हैं। तो सपने अगर मैं बताऊं आते क्यों हैं, तो सबसे पहली बात तो ये कि एक्चुअल में टेक्निकल टर्म आपको ब्रेन का इक्विलिब्रियम, सेरेबम या ग्लूकोज इस छोटे से वीडियो में समझा पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि दिमाग के पास सोने से पहले जो एनर्जी रह जाती है, उस एनर्जी को कंज्यूम करने के लिए हमारा दिमाग सपने देखता है। और साइकोलॉजिकल मैनर या मेडिकल साइंस ऐसा बोलती है कि अगर वो सपने हमें हमें नहीं आएंगे तो क्या होगा कि वो एनर्जी जो सपनों में कंज्यूम हो रही है हमारे दिमाग की, ब्रेन की, वो अगर एक साथ ब्लास्ट होके निकलेगी, ब्रस्ट होके निकलेगी, तो हेलुसिनेशन का रूप ले लेगी और हम हेलुसिनेट करना शुरू कर देंगे दिन में ही, जागते हुए। तो सोने के बाद हमें सपने आ जाते हैं, बेहतर है हमारे लिए, ताकि हम जागते हुए प्रॉपर नॉर्मल वर्क कर पाए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर होगा क्या, हम हेलुसिनेट करना शुरू कर देंगे दिन में। तब कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड को पूरी तरह से हेलुसिनेशन कैप्चर कर लेगा, तो डिसऑर्डर होना शुरू हो जाएंगे। अब सपने अगर हमें वो उस एनर्जी से आते हैं जो एक्चुअल में दिमाग के पास बच जाती है सोने से पहले, तो हमें सपने आएंगे। मैक्सिमम टाइम सपने हमें 2 बार आते हैं, जब हम सो जाएंगे, बेड पे सोने जाएंगे तब, और दूसरा जब हम जागने वाले होंगे तब। गहरी नींद में हमें सपने नहीं आते। दिस इज द क्लियर स्टेट ऑफ अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड। गहरी नींद में सपने नहीं आने का मतलब यह है कि जिस समय आपको सपना नहीं आ रहा उस समय आप एक्चुअल में ठीक से सो रहे हैं। अब इसका मतलब ऐसे भी नहीं कहा जा सकता कि सपने आना आप लोगों के लिए खराब है या हम लोगों के लिए खराब होता है। सपने आना जरूरी है, लेकिन उसके साथ साउंड स्लीप होना बेहद जरूरी है, जो जनरली हम नहीं कर पाते। और जो तलछट नींद होती है ना, जो बार बार टूट जाती है, उन दौरान हमें सपने बहुत ज्यादा आते हैं। जब हमारे घर में फंक्शन होता है, शादी होती है, तो हम थक के जब सोते हैं, तो उस रात आप ध्यान देंगे कि हमें सपने नहीं आते, है ना।
तो पहला लॉजिकल कॉन्सेप्ट ये है कि दिमाग के पास बची हुई एनर्जी को इस्तेमाल करता है आपका ब्रेन सपनों को देखने के लिए, अगर हम नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि सपने हमें सबकॉन्शियस से आएंगे, तो जो अंदर होगा वो ही निकल के आएगा, जो हमारे अंदर नहीं होता वो किसी भी सिचुएशन में निकल के नहीं आ सकता। अब यू मस्ट बी थिंकिंग कि सर हो सकता है कि सपने में काफी बार हमने ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि जो चीज हमने नहीं देखी है वहां पे भी पहुंच जाते हैं, ऐसे लोगों से मिल लेते हैं जिनसे हम नहीं मिले हैं, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस कर लेते हैं जो आज से पहले हमने नहीं किया, जैसे किसी ने हिल क्लाइंबिंग नहीं की है, रिवर राफ्टिंग नहीं की है, लेकिन सपने में वो रिवर राफ्टिंग कर रहा है, वो बंजी जंपिंग कर रहा है, उसने आज से पहले एक्सपीरियंस नहीं किया है। लेकिन मैं बता दूं आपको, हमारा सबकॉन्शियस एक्चुअल में रियल मैनर में डेवलप नहीं होता, कि हम जो रियल लाइफ में कर रहे हैं रियल टाइम पे उसी में डेवलप हो रहा हो। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, हम जो जो काम पांचों सेंसेस की हेल्प से कर रहे होते हैं सबकॉन्शियस में, वो चीजें अपने आप चली जाती है। एज इन कि अगर आपने मूवी देखी है कोई, और बाहुबली मूवी का महल अगर आपने टीवी में भी देखा है तो वो आपके सपने में है। उसका बाहुबली का रियल सेट देखने के लिए आपको हैदराबाद रामोजी फिल्म सिटी जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने टीवी में देख लिया तो आपके सबकॉन्शियस का हिस्सा बन गया। इसी तरह से आपने क्या देखा, क्या सुना, क्या जाना, क्या समझा, अखबार में पढ़ा, मीडिया में देखा, विकिपीडिया पे देखा, सोशल मीडिया पे देखा, एक स्पेसिफिक फोबिया, अगर आपको आज से पहले अगर आपने कोरोना फील नहीं किया अपने अंदर, आप कभी भी कोरोना पॉजिटिव नहीं हुए, लेकिन उसके बाद आप बार बार अगर वो न्यूज सुनेंगे तो वो न्यूज आपके सबकॉन्शियस का हिस्सा बन जाएगी, और उससे एक डर पैदा होगा, है ना। फैसिनेटिंग वर्ल्ड को देख के, फैसिनेटिंग दुनिया को देख के हमारे अंदर एक फैंटेसी डेवलप होगी, और उसके पूरा ना पूरा होने की वजह से हमारे अंदर फियर जन्म ले सकता है, या फैंटेसीज एक्चुअल में इमोशंस के रूप में बाहर आती है। तो जरूरी नहीं है कि जो सपने में हम देख रहे हैं वो वही हो जो रियल में हमने देखा हो। आपने कॉमिक्स पढ़ी है तो उसका इम्पैक्ट भी सपने के अंदर आ सकता है, आपने कोई इमेजिनरी वर्ड बना लिया आपके सबकॉन्शियस ने, वो भी सपने में आ सकता है, तो आपका वहां पे एक्चुअल में होना जरूरी नहीं है। एंड थर्ड कॉन्सेप्ट इज कि आपका ब्रेन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करता है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉर्मेट में वर्क करता है सपने देखते वक्त। अब अगर मैं आपको ये बात बोलूं कि क्या सर ये मिथ है या नहीं, लेकिन अगर आप 1 घंटा सपने के अंदर गुजारते हैं, अगर हम 1 घंटा सपने के अंदर गुजारते हैं, तो हमारे ब्रेन का नेचुरल प्रोसेस में अगर वो काम करेगा कॉन्शियस में रहते हुए, तो उसके लिए वो केवल 1 मिनट के बराबर होगा। जो एनर्जी उसमें कंज्यूम होगी 1 घंटा सपने के दौरान, वो कॉन्शियस में रहते हुए ब्रेन जो इस्तेमाल करेगा वो केवल 1 मिनट के लिए होगी। यानी कि आपका रियल टाइम पे प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ बिताया गया 1 मिनट आपको सपने में 1 घंटे तक रख सकता है, 1 घंटे तक रख सकता है। तो सोचिए अगर 5 घंटे हम कंटिन्यू सपना देखेंगे, 5 घंटे अगर कंटिन्यू सपना देख लेंगे हम, तो फिर इसका मतलब हो गया 60 आवर्स हमने सपने में बिताए, यानी कि 2.5 दिन आप सपने के अंदर हैं। अब इस सिचुएशन में होगा ये कि आप सपने से बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि सपने में एंटर करना, है ना, इनिशिएट करना आपके कॉन्शियस का काम होता है, लेकिन जब वो वापस आएगा उसको स्टेप बाय स्टेप वापस आना उसका जरूरी है। अगर वो स्टेप बाय स्टेप वापस नहीं आएगा तो मैक्सिमम चांस है कि वो सपने में खो जाएगा। और काफी केसेस साइकोलॉजी में ऐसे देखे गए हैं जहां पे बंदा कोमा में चला जाता है सपना देखते देखते, या फिर वो अचानक से जब कोमा से बाहर निकलता है तो वो बता रहा था कि मैं सपना देख रहा था, मुझे ऐसा लगा कि मैं ड्रीम में हूँ, सपने में हूँ, लेकिन मैं कहीं फंस गया था, उलझ गया था। तो आपके दिमाग का ये जो प्रोसेसिंग है वो बहुत इंटेंस होता है सपनों को देखने के लिए, इसलिए बहुत सावधानियां जरूरी होती है। पर जर्नल ह्यूमन बींग्स के लिए सपने देखना केवल फैंटेसी के बराबर है। आपको 1% भी इसमें डरने की जरूरत नहीं होती कि हमें कोई अजीब सपना आ रहा है, वियर्ड आ रहा है, मुझे फोबिया है, कुत्ता पीछे पड़ गया, एग्जाम राइटिंग में मैं फेल हो गया हूँ, या एग्जाम टाइम में मेरा पेन खत्म हो गया है, कैलकुलेटर बंद पड़ गया है, या हो सकता है कि मैं IAS का आज इंटरव्यू था लेकिन एग्जैक्ट टाइम से 1 मिनट लेट हो गया हूँ मैं। काफी लोग हैं ना जो बहुत सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं, बहुत प्रेशर में होते हैं, स्टडी के प्रेशर में होते हैं, जो UPSC वाले होते हैं उनके साथ जनरली ऐसा होता है कि बार बार इसी तरह का सपना आता है। तो अब ये जो मिथ है ना सपनों के बारे में कि मुझे दबा खजाना मिला, हो सकता है मुझे सांप दिखा सपने में, दबा खजाना मिल जाएगा। जनरली मैं किताबें पढ़ता हूँ आजकल जो बहुत वियर्ड सी होती हैं, जो बस स्टॉप पे उन पे मिल जाते हैं कि जानिए सपनों के रहस्य, बहुत अजीब सी दुनिया लोगों ने बनाई हुई है सपनों को लेके। तो कि क्या ऐसा होगा, आपके पीछे अगर कुत्ता पड़ जाता है तो आपका भला होने वाला है, अगर आपको सांप दिख गया दबा खजाना आपको मिलेगा। सो दीज आर द मिथ एक्चुअली, ऐसा जनरली होता नहीं है और कभी पॉसिबल भी नहीं है ना। सो बहुत से ऐसे डिफरेंट फैक्टर है जो सपने के बारे में अगर हम डिस्कस करना चाहेंगे तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो खुल के निकल के आएंगी, और उसको डिस्कस करने के लिए, डिटेल में डिस्कस करने के लिए चीजें चाहिए हमें एक्चुअल में। एंड अनदर वन, एक कॉन्सेप्ट है बहुत छोटा सा जिसके बारे में बताऊंगा आपको, इसका नाम है ल्यूसिड ड्रीमिंग।
इट्स एन आर्ट। यस। ल्यूसिड ड्रीमिंग इज एन आर्ट जहां पे क्या होता है, आप अपने सपने को कंट्रोल कर सकते हैं। जो जो सपना आप देखेंगे उसका मैक्सिमम पार्ट याद होगा। मैं बता दूं आपको, मैक्सिमम लोगों को उठने के 20 मिनट के अंदर अंदर मैक्सिमम सपना गायब हो जाता है, उनका भूल जाते हैं वो लोग। हाँ जी सर। जनरली ऐसा ही होता है। लेकिन अगर आपको मैक्सिमम सपना याद रखना है तो समय 8 ल्यूसिड ड्रीमिंग। सपना आज आपने कहाँ खत्म किया, अगली रात जब आप सोएंगे तो वही सपना आगे से शुरू होगा। और इसको सीखने के लिए या इसको प्रैक्टिस करने के लिए ना, एक तो इंटेंशन बहुत जरूरी है आपकी कि भाई मैं वास्तव में करना ही चाहता हूँ। केवल अधूरी सी ख्वाहिश ये काम नहीं करवा सकती, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और दूसरा कि इसमें तभी उलझना चाहिए जब आप इंटेंस लेवल पे जाना चाहते हैं अपनी जिंदगी को, है ना, मतलब रियल मैन और हिप्नोटिज्म से देखना चाहते हैं, आप एस्ट्रल ट्रैवल करना चाहते हैं, तभी उन सब चीजों को ट्राई करना चाहिए। और मैं फिर भी यही कहूंगा मेरे दर्शकों को कि एक्सपर्ट की हेल्प के बिना ये सब करना आपके लिए खतरनाक हो सकता है ना। सो दीज आर द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रीमिंग। अगर मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्टर्स बताऊं तो बहुत से हैं ऐसे जो जनरली आप लोगों ने हो सकता है इंटरनेट पे पढ़े हो या देखे हो। सपने में आप घड़ी देख सकते हैं पर टाइम नहीं देख पाएंगे। हाँ। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप टाइम देख पाएंगे। सपने में आप वॉल क्लॉक देख सकते हैं पर टाइम नहीं देख पाएंगे। शाइन बोर्ड देख सकते हैं पर पढ़ नहीं पाएंगे सपने में। अब क्यों नहीं पढ़ पाएंगे? सिंपल सा रीजन है, क्योंकि वहां कॉन्शियस नहीं होता, और कॉन्शियस के बिना टाइम पढ़ना या साइन बोर्ड को पढ़ना पॉसिबल नहीं हो सकता, है ना। क्योंकि पिक्चर में हमारा दिमाग सोचता है तो पिक्चर है वहां पे, लेकिन इनिशिएट नहीं कर पाता कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड। अपार्ट फ्रॉम दैट सपने में मर नहीं सकते आप। अब इसका स्पेसिफिक छोटा सा रीजन है क्योंकि आज से पहले हमने मौत नहीं देखी, हमें नहीं पता कि मरने के बाद क्या होता है, इसलिए सपने में हम मर नहीं सकते। आप नीचे गिर सकते हैं पहाड़ से, लेकिन जैसे ही नीचे गिरेंगे ना, यू गोना वॉक अप यार, ये क्या था, अचानक से मैं उठ गया। सांप काट सकता है पर आप मरेंगे नहीं। सपने की शुरुआत आपको कभी भी याद नहीं होती। रीजन है क्योंकि सपने की शुरुआत हमेशा कॉन्शियस करता है। एंड द ल्यूसिड ड्रीमिंग इज अ कॉन्सेप्ट जहां आप एक्चुअल में अपने कॉन्शियस को ट्रेन करते हैं सपनों को देखने के लिए। दिस इज द रियल कॉन्सेप्ट ऑफ ल्यूसिड ड्रीमिंग इज जहां आप अपने कॉन्शियस को ट्रेंड करेंगे अपने सपनों को कैरी ऑन करने के लिए। और बाकी हर एक सपना जो हमारी जिंदगी में निकल के आता है वो एक्चुअल में कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड शुरू करता है हमेशा, और देखता उसको सबकॉन्शियस है। और इस वजह से शुरुआत हमें कभी भी याद नहीं होगी, मैक्सिमम टाइम सपने की एंडिंग ही याद होगी, है ना। सो दे आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट ओवर देयर। अब इसमें बाकी की बहुत सी ऐसी बातें हैं जब हाँ कर जी सकते हैं। हाँ जी सर। हाँ जी, इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन आ रहा है कि जैसे आपने कहा कि हमें पता नहीं है कि मरने के बाद क्या है। सो ऐसी कोई साइंस है, ऐसी कोई मतलब उसमें स्टडीज हैं कि लोगों ने प्रूव किया हो कि ये होता हो या ये नहीं होता हो? एंड सर इसी का दूसरा नहीं पार्ट, ऐसा। सर इसी का दूसरा पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है कि अगर हम मूवीज में देखते हैं तो वो भी हमारे सबकॉन्शियस का पार्ट हो जाता है। तो कई मूवी में हमने देखा है कि शायद मरने के बाद ऐसा होता होगा। सो कैन वो हाँ, एग्जैक्टली द possible? पॉइंट, एग्जैक्टली द पॉइंट, बिल्कुल सही कह रहे हो शिवम। हम्म, मतलब देखिए, आपके पहले ही क्वेश्चंस का जवाब जो है वो आपका दूसरा क्वेश्चन है। हम्म, पहला तो आपने ये पूछा कि क्या सर ऐसा है क्या पॉसिबल, क्या कुछ ऐसा कहीं थ्योरीज में मेंशन है या कोई प्रैक्टिकलिटी है कि आफ्टर डेथ लाइफ होती है हमारी या नहीं होती, या हम एक्चुअल में ट्रैवल करते हैं। तो अगर मैं माइथोलॉजिकल कॉन्सेप्ट से आपको समझाऊं तो रीइंकार्नेशन जैसी चीज जो है वो माइथोलॉजी में जो बताई गई वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, वो सपने से रिलेट पहले तो नहीं करता। और दूसरी चीज, कभी भी आप अपनी डेथ के बाद में क्या होने वाला है, मैथोलॉजी भी ये कह देगी, आपको बता देगी कि मरने के बाद होने वाला क्या है, वो एक्चुअल में आपके कॉन्शियस को पता होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि मरने के बाद आपको सब कॉन्शियस का केवल एक पार्ट आपके साथ जाता है जिसका नाम है इंटेलेक्ट, जिसको बोलते हैं चित्त बोलते हैं ना, श्रीमद् भगवत गीता की भाषा में वो चित्त है जो एस्ट्रल ट्रेवल करवाता है आपको। तो पहली बात तो साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है जो आफ्टर डेथ आपको अप्रोच करता हो या आप उस वर्ड में अप्रोच करते हो। दूसरा, आपने बोला कि सर फिर काफी लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो है ना सीपीआर के बाद है ना वापस से जिंदा हो जाते हैं। कुछ समय के लिए वो मर गए थे लेकिन डॉक्टर ने सीपीआर किया या कुछ और ट्रीटमेंट किया, उसका इंजेक्शन लगाया और वापस से जिंदा हो गया। और फिर वो बताते हैं कि यार मुझे है ना ऐसा लगा कि हम दूध लेने आए हैं, फिर वो मेरे को ले जा रहे हैं घोड़े पे बिठा के या भैंसे पे बिठा के ले जा रहे हैं। तो देखिए ये सब चीजें कहाँ से आ रही हैं, क्योंकि एक्चुअल में आपने टीवी में देखा है, पौराणिक शास्त्रों में पढ़ा है, आर्टिकल्स में पढ़ा है, न्यूज़पेपर में पढ़ा है, तो आपके सबकॉन्शियस का हिस्सा है। लेकिन जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर एक जैपनीज मर जाए, सपोज कीजिए जैपनीज मर जाए जिसकी माइथोलॉजी में यमराज नहीं है, मर जाए, तो क्या फिर वो भी स्वर्ग जाएगा? पॉसिबल नहीं। आप और मैं अच्छे से जानते हैं हम सब कि इस कायनात को रचने वाला कोई ना कोई एक है जिसने रचा है। और वो चाहे यीशु के रूप में हो, चाहे मोहम्मद पैगंबर साहब के रूप में हो, चाहे वो ब्रह्म के रूप में हो, चाहे कृष्ण के रूप में हो, राम के रूप में हो, और चाहे वो गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में हो, किसी भी धर्म का आधार अगर हम माने तो
इस पूरी कायनात को रचने वाला इकलौता ब्रह्म है। तो अगर सेम हमारे साथ होता है, वही जैपनीज के साथ होता तो हम मान लेते दिस इज अ राइट कॉन्सेप्ट, लेकिन एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ सबकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड, राइट? हर एक चीज हमारे सबकॉन्शियस में है, तो हमें दिखेगा वही जो हमें हमारे साथ आएगा। Yes. तो इस बात को ऐसे समझिए कि हेलुसिनेशन के केस के टाइम पे या डिसऑर्डर पर्सनैलिटी के टाइम पे कभी भी जापानीज बंदे में पितृ देवता नहीं आते जो इंडिया में आते हैं, क्योंकि वहां पे उनके पास ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे अंदर कभी भी जापानीज भूत नहीं आता। हमें क्या लगता है, मतलब भूतों को इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करने में डर लगता है, वीजा वीजा चाहिए उनको। सो दिस इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली। सो जो भी है वो सबकॉन्शियस का ही हिस्सा है। हम ये नहीं कह सकते कि इसके अलावा बाहर से भी कुछ ऐसा है जो एक्चुअल में हमें ड्राइव करता है, विच इज नॉट पॉसिबल। और जिस दिन ड्राइव करेगा ना, मैं बता दूं आपको, मैथोलॉजी ऐसा बोलते हैं, जिस दिन हमें कोई शक्ति ड्राइव करेगी जो हमारे अंदर ऑलरेडी है, अगर उसका या पार ब्रह्म का एक अंश मात्र भी हमारे अंदर आ गया, तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जानी है हमारे अंदर। बिल्कुल है सर। ना? सर हम जैसे बात अच्छा, करें और सर हम बात करें सबकॉन्शियस माइंड की, तो थोड़ा सा ऑफ टॉपिक एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे खुद के माइंड में कि अगर कोई चीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आ गई, हम उसको बार बार फिर ओवरथिंक करना स्टार्ट कर देते हैं कि यार ये यार वो, जो कि हमारे ऑलरेडी सबकॉन्शियस माइंड में आ चुकी है, तो सर वो उस ओवरथिंकिंग को कैसे टैकल करना चाहिए हमें? देखो शिवम, ये बहुत टेक्निकल टॉपिक है और बहुत हाई स्टेट तक जाना पड़ेगा। हम इस टॉपिक को समझने का मतलब है, अगर हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे ना, तो बहुत ज्यादा हमें डेप्थ में जाना पड़ेगा और लॉजिक्स को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि सबकॉन्शियस इतना साधारण सा खिलौना नहीं है जो हम एक बार ऊपर से देखें और हमें समझ में आ जाए। देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ सबकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड: इंटेलिजेंस, इमोशन, परसेप्शन एंड इंटेलेक्ट। अब डिपेंड करता है कि आप इसके कौन से भाग से ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। अगर आपके पास फैंटेसीज हैं, मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, एक दिन देश का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, और एक बार मैं ऐसा कर लूंगा, काश मेरी भी गर्लफ्रेंड होती, काश मेरी भी शादी हो जाए, ये ओवर थिंकिंग करने का जो प्रोसेस है ना, ये है आपका मन जो फैंटेसीज के रूप में बाहर निकाल के लेके आ रहा है, जिसको बोलते हैं इमोशंस से आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। एक परसेप्शन है, आप जिद कर रहे हैं, आप अहंकार के अंदर बैठे हुए हैं, आप किसी की बात मानना ही नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि एक दिन मैं बन जाऊंगा ना, देखना मेरे पड़ोसी को गोली मार दूंगा, एक दिन जिस दिन मैं बन जाऊंगा ना, फिर मैं बताऊंगा इसको, देखिए इसके साथ मैं क्या करता हूँ, फिर एक दिन जब जब मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा ना, तब मैं मेरे पापा को दिखाऊंगा, देख ऐसे ऐसे डांटा नहीं करते थे अपने बच्चों को। ये परसेप्शन से आप ओवर ड्रीमिंग कर रहे हैं, है ना? जब छल कपट द्वंद्व द्वेष अंदर है, इमोशंस बाहर निकल रहे हैं। आप अगर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं अपना इन दोनों चीजों से, इंटेलेक्ट से, सॉरी परसेप्शन से और अपने इमोशन से, सो इनसे निकलना बहुत भार है। तो अगर मैं सिंपल वे में समझाऊं, 4 पार्ट्स ऑफ सबकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड: इंटेलिजेंस, इमोशन, परसेप्शन एंड इंटेलेक्ट। आपको अपने इमोशंस और परसेप्शन से निकलने के लिए लॉजिक्स की हेल्प लेनी चाहिए। तो अगर आप ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा करते हैं, तो मेरी नजर में इसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन है मेडिटेशन। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में टाइम स्पेंड करते हैं, सब कॉन्शियस को सेटल डाउन कर देना और अपने कॉन्शियस को एक्टिवेट कर लेना ही एक्चुअल में रियल कॉन्सेप्ट है मेडिटेशन का। तो अगर आप वो कर पाते हैं तो सबसे बेस्ट है आपके लिए। अगर अदरवाइज इसके अलावा अगर आपको कुछ करना है, मेरी नजर में कुछ करना है, मेडिटेशन नहीं हो पाता आपसे, तो आप एक काम कीजिए, आप चेस खेलिए, सुडोकू कीजिए, क्यूबिक सॉल्व कीजिए, अगर आप करना चाहते हैं तो ब्रेन गेम्स कीजिए। ये ऐसी चीजें हैं जो आपको एक्चुअल में कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में लेके आएगी प्रैक्टिकली, और आपको हाइपोथेटिकल सिचुएशन से बाहर निकाल देगी। हाइपोथेटिकल सिचुएशन मतलब जो भी ऐसी चीजें जिसके बारे में हमें नहीं पता कि होगी या नहीं होगी, उन चीजों से अगर आप बाहर निकल जाएंगे तो आपको काफी मदद मिलने वाली है। और इन शॉर्ट लास्ट में अगर मैं बताऊं आपको, तो अपने आप को व्यस्त रखो, अस्त व्यस्त मत रखो, व्यस्त रखो किसी एक काम में। छोटी छोटी हैबिट्स बनाओ, छोटे टारगेट बनाओ, तो हो सकता है आप वहां से निकल आओ। बिल्कुल सर, और बिल्कुल बताइए सर। एक और छोटा सा आपने हैबिट का बोला सर, अगर हैबिट हम 1-2 दिन करते हैं, फिर वो 2-3 दिन बाद वापस छूट जाती है, तो सर एक हैबिट को इनकॉर्पोरेट करने का एक सिंपल फंडा इन लॉजिकल टर्म्स बता सकते हैं? तो आप इंटरेस्ट क्रिएट कीजिए उस हैबिट में। देखो, हाँ। क्रिकेट अगर आपको खेलना नहीं आता, या कोई भी ऐसा गेम जो आपने आज से पहले नहीं खेला, आपको खेलना नहीं आता, अगर आप उस गेम को आज अपनी हैबिट बनाना चाहेंगे, तो आपके पास केवल एक तरीका है। लॉजिकली सोच के देखो, केवल एक तरीका है। जब तक आपको उस गेम के अंदर इंटरेस्ट नहीं है ना, तब तक आप उसको रेगुलर नहीं करेंगे, क्योंकि आपका दिमाग अपने हिस्से की बातें पहले करेगा। इसको चाहिए इंटरेस्ट, मजा चाहिए किसी भी काम में। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, जब आप सुबह 9 बजे के स्कूल जाना होता ना, जब 10th क्लास तक हमें, तो हम क्या करा करते थे, बहाने बनाते थे कि यार मम्मी नहीं जाना मेरे को, और पेट दर्द पकड़ के बैठ गया। सुबह 9:30 9 बजे के स्कूल पे 8:30 से पहले आंख नहीं खुलती थी हमारी। और वही क्रिकेट खेलना हो,
संडे वाले दिन सुबह 6-7 बजे उठ के आप ग्राउंड में पहुंच जाते थे कि यार पिच रोकनी है, वहां वहां अगर दूसरी टीम आ गई तो हमें खेलने को नहीं मिलेगा। अब इसमें कारण क्या है इन इन दोनों बातों में? एक एक बार आप 6 बजे उठ रहे हैं अपने आप, उसके लिए मोटिवेशन की जरूरत भी नहीं है। पतंग उड़ाना हो आप अपने आप छत पे पहुंच जाएंगे, मूवी देखने जाना हो, दोस्तों के साथ पिकनिक पे जाना हो, आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। इवन स्कूल टूर जब हम हमारा जाता था, बेस्ट एग्जांपल, जब स्कूल टूर हमारा जाता था तो हम 3-3 दिन तक, 4-4 दिन तक सोते भी नहीं थे। क्या जाना जरूरी है भाई भाई, कब आएगा वो दिन जब मैं दोस्तों के साथ बस में बैठूंगा। तो एक्चुअल में अगर आप किसी भी चीज को डेवलप करना चाहते हैं ना हैबिट के रूप में, तो उससे बोर मत होइए। कोई तरीका ढूंढो पहले उसका कि आपको इंटरेस्ट आएगा क्यों, आपका दिमाग क्यों पढ़ना चाहेगा उसको। ऐसी कोई चीज इंगेज करो। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप अगर स्टडी की बात कर रहे हो तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम में इंटरेस्ट नहीं बन पाता, क्योंकि थियोरिटिकली हम बहुत ज्यादा अप्रोच करते हैं, और जो प्रैक्टिकल पढ़ते भी हैं वो प्रैक्टिकल करके कभी नहीं देखते। तो अगर आप किसी हैबिट को डेवलप करना चाहते हो, मुझे 6 बजे उठना है, मुझे कभी भी लेट नहीं होना, तो फिर आपको 2 चीजें करनी चाहिए। एक तो किसी भी हैबिट को डेवलप करने के लिए टारगेट छोटे रखो, क्योंकि जितने लंबे टारगेट हो गए ना, मैं हमेशा उठूंगा, क्या हो गया उठ के, ऐसा क्या क्या मिल जाएगा उठ के। छोटे टारगेट रखो। और दूसरा, जिस काम को करना चाहते हो उसमें इंटरेस्ट बनाओ। मेरे को सुबह जल्दी उठना है, तो एक कोई भी ऐसी चीज डेवलप कर लो जो आपको सुबह उठने के बाद इंटरेस्ट दे। कि सुबह उठते ही पहले ना अखबार आ जाता है, सबसे पहले सुडोकू करना है, पढ़ने के लिए मत उठो, आपका दिमाग कभी नहीं उठेगा। आप डेवलप कर लो कि सुबह ना मॉर्निंग वॉक पे जाना है, सुबह ना ऐसे मॉर्निंग वॉक पे जाना है जिसमें मेरे दोस्त जाते हैं, सुबह सुबह ना मुझे मुझे दूध पीना है। तो ये आपको बहुत जल्दी डेवलप हो जाएगी ये हैबिट, रेदर देन कि आपको पढ़ना है। तो जिस काम में आपका दिमाग इंटरेस्ट ले रहा है उससे रिलेटेड हैबिट डेवलप करना आपके लिए आसान हो सकता है, रेदर देन कि आप वो काम करो जिसमें आपके दिमाग को इंटरेस्ट नहीं है, चाहे वो आपके लिए फायदेमंद हो। क्योंकि दिमाग के लिए क्या फायदेमंद है क्या नहीं, वो एक्चुअल में आपके लिए नहीं सोचता, वो खुद के लिए सोचता है। इसको मतलब नहीं है कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे, आप आईएएस बन जाएंगे तो फिर आप उसके बाद आपकी लाइफ कैसे होने वाली है, उसके लिए तो वो सिरदर्द है कि अगर ये आईएएस बन जाएगा तो फिर ये मेरे लिए तो कब सोचेगा। ये तो खुद के लिए खुद की ट्रैक पे है, ये स्वार्थी बन जाएगा फिर, है ना। आपका दिमाग आपसे पहले स्वार्थी है। इसलिए जब तक इसको किसी काम में इंटरेस्ट नहीं आएगा आप हैबिट डेवलप नहीं कर पाएंगे, है ना। और एक और छोटा सा मिथ कि सर 21 दिनों में हैबिट डेवलप हो जाती है, इट्स साइकोलॉजिकल बैनर। सो लेट मी टेल यू इट्स नो। ऐसा कुछ नहीं है। 21 दिनों तक लगातार आप कोई काम करेंगे तो हैबिट डेवलप हो ही जाएगी, मतलब अगर इंटरेस्ट है। अगर होने को 3 दिन में 5 हो जाएगी, अच्छा 5 दिन में हो जाएगी। एग्जैक्टली मैं कह रहा हूँ 2 दिन भी बहुत है, 3 दिन भी बहुत है। अगर आपको मजा आ गया तो 3-4-5 दिन बहुत है, हाँ, और अगर नहीं आया तो 21 महीने भी कम समझ है गया। ना। हाँ जी सर। ठीक, सर इसमें से बताइए। लास्ट 2 क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ जो मेरे माइंड में है। सर फर्स्ट हाँ हाँ क्वेश्चन, जरूर। सर फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपके लिए कि व्हाट इज द एडवाइस यू वुड गिव अ 21-year-old शेखर कौशिक, व्हाट इज द एडवाइस? which you would give to a 21-year-old शेखर कौशिक। अगर मैं 21 साल का होता तो मैं अपने आप को क्या एडवाइस देता उस समय? हाँ जी सर, अभी की हाँ स्टेज क्या में। बात है, बहुत 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 लाजवाब क्वेश्चन है। तो मैं मुझे मेरी लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है या फिर आपकी जनरल आपकी पॉइंट आपकी ऑफ? लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से सर। अच्छा, मेरी लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं मेरी लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से था, मुझे विजडम पे बहुत जल्दी काम कर लेना चाहिए था। मैं शायद लेट शुरू हुआ। हम्म। मैं जो शुरू हुआ विजडम के ऊपर, मैं सॉफ्ट स्किल्स में उलझा रहा, मोटिवेशन में उलझा रहा साइकोलॉजी में आने से पहले। तो अगर मैं 21 साल के आज शेखर कौशिक को जवाब देता तो मैं बोलता शेखर कौशिक को कि सारी चीजें छोड़ के पहले गीता पढ़। हम्म। है ना। सो कॉल्ड राइटर्स के पीछे मत भाग, उन लोगों को मत पढ़ जो खुद परसेप्शंस में रहते हैं, एक्चुअल में वो पढ़ जो कंटेंट ओरिजिनल और जेन्युइन है। हाँ जी सर। एंड सर एक लास्ट क्वेश्चन सर। सो आप एक यंगस्टर को या किसी को भी, हमने आज माइंड के बारे में बात करी, सो माइंड को स्टेबल रखने के लिए, अपनी मेंटल हेल्थ पे फोकस करने के लिए, व्हाट इज योर एडवाइस फॉर एनी इंडिविजुअल? आप चेस खेलिए साहब, आप सुडोकू कीजिए, एंड द बेस्ट वे मेडिटेशन कीजिए। इससे बेहतर कुछ नहीं है, ट्रस्ट में। मेडिटेशन एक्चुअल में आपको कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में ड्राइव करवाने का सबसे बेहतरीन तरीका है। अगर आप कर सकते हैं तो ध्यान धारणा समाधि से बेहतर कुछ नहीं है आपकी खुद की आत्मिक शांति के लिए। पर मेडिटेशन को हाइपोथेटिकल वे में एक्सेप्ट ना करें कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। मैं तो करने बैठता हूँ 5 सेकंड भी नहीं बैठ पाता, मेरा तो थॉट्स पता नहीं बैकएंड पे कैसे कैसे चलते हैं, सर में तो तुरंत आंखें खुल जाती है, मम्मी बोल लेती है, टाइम नहीं मिल पाता। मेडिटेशन वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। पहले ध्यान को जानिए, फिर धारणा को जानिए, उसके बाद समाधि की अवस्था तक जाइए जो ब्रह्मनाद है ना, जो सहस्त्रार है। अगर वहां तक आप पहुंच जाते हैं तो फिर मेडिटेशन से पीछे मुड़ के देखना आपके लिए लगभग असंभव हो जाएगा। आपको सबको मेडिटेशन करना चाहिए।
थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच आने के लिए सर चैनल पे। इट वाज रियली अ प्लेजर टू हैव यू सर। धन्यवाद सर। थैंक यू शिवम, थैंक यू सो मच, इट वाज नाइस मीटिंग यू अगेन, थैंक यू। थैंक यू। एंड मैंने सर के सारे हैंडल्स नीचे मतलब कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, तो सर को जाके फॉलो करना। एंड अगर ये वीडियो पसंद आई तो सर को भी मैसेज करना कि अच्छी लगी। तो चलिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू शिवम, थैंक यू। थैंक यू।